In this question, when a particle passes a point x, y in a force field created by stationary sources, potential energy of the system associated with the force field is given by equation U is equal to this. If at a position r is equal to r naught I cap plus j cap, the particle is observed moving perpendicular to the r vector, find the tangential and normal acceleration of the particle at this particular point. तो इसमें सिंपली u जो है वो किसी फंक्शन में दिया गया है, यहाँ पर x और y के फंक्शन में दिया गया है, और अगर u हमें x और y के फंक्शन में दिया गया है तो इस क्वेश्चन में हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी रहेगी कि हम फोर्स कैलकुलेट करें और फोर्स के कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लें इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल का मतलब है वेलोसिटी के डायरेक्शन में और नॉर्मल का मतलब है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो भी वेलोसिटी के डायरेक्शंस हैं उसके डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम फोर्सेस के कंपोनेंट्स पता कर लें और मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन पता कर लें। लेकिन इसमें बस कैच इतना ही इस क्वेश्चन के अंदर कि जो u यहाँ पे दिया गया है वो u इतना एक इजी फंक्शन नहीं दिया गया है। आप देख सकते हो x यहाँ पे आ रहा है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ यहाँ से तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स यहाँ कैलकुलेट किए जाएंगे। जैसे एफ एक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हुए, और आप एफ वाई कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग माइनस डेल यू बाई डेल वाई। तो आप खुद ही महसूस कर सकते हो कि यहाँ पर इनके जो डिफरेंशिएशन है वो इतने ईजी नहीं होंगे और जो प्रॉब्लम है वो मैथमेटिकली थोड़ी लेंदी होने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर डिफरेंशिएट करता हूँ। इस क्वेश्चन को करने का एक अच्छा तरीका जो थोड़ा मैथमेटिकली थोड़ा सिंपल होगा वो तरीका यहाँ पर है कि हम अपने कोऑर्डिनेट्स जो हैं, जैसे हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, अगर एक्स और वाई की बात कर रहे हैं तो अगर मैं इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करूँ तो द प्रॉब्लम विल बिकम सिंपलर, कुछ सिंपल हो जाएगी प्रॉब्लम यहाँ पे। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर ये ऑरिजिन ले रखा है तो पोलर कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट के लोकेशन को आप एक तो एक्स वाई से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर ऑरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और उसके साथ साथ यहाँ पर उसका एंगल बताया जा सकता है इसमें। तो इस तरीके से आप पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा के टर्म्स में डिफाइन कर लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा के ऑरिजिन से ये डिस्टेंस है या फिर ये पोजीशन वेक्टर है और ये एंगल विद एक्स एक्सिस। तो अब मैं यहाँ पर इसमें इसको पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर दिया गया उस एक्सप्रेशन को मैं एक बार कन्वर्ट कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। तो आर और थीटा टर्म्स में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो ये डिस्टेंस आर है अगर, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और फिर ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो जहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट मुझे दिख रहा है उसको मैं आर कॉस थीटा से रिप्लेस कर दूंगा, जहाँ वाई कोऑर्डिनेट दिख रहा है उसको आर साइन थीटा से रिप्लेस कर दूंगा और यू का एक्सप्रेशन निकाल लेता हूँ। तो इट विल बी के और एक्स की जगह पे हो जाएगा आर कॉस थीटा, नीचे यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आप देखोगे स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा फिर, और आर स्क्वायर के पावर 3/2 आर क्यूब हो गया और एक आर कैंसिल होगा तो इट विल बी के कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जो यू का हमारे पास में एक्सप्रेशन बन रहा है थीटा और आर के टर्म में वो ये बन रहा है। अब यहाँ से आपको फोर्स के दो कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। अगर आप एक्स कंपोनेंट निकालते थे तो डेल यू बाई डेल एक्स करना होता था, यू का एक्स के साथ कैसा चेंज हो रहा है वो देखना होता था, एफ वाई यू का वाई के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो देखना होता था। यहाँ पर इसमें यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा एफ आर एंड एफ थीटा से। तो एक बार ज़रा इसको समझ लेते हैं, जिन लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट थोड़े कम पता है तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पर ये आर का डायरेक्शन हो गया और यहाँ पर ये थीटा एंगल हमने ले रखा है। तो जिस तरीके से आप यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हो आई कैप या जे कैप, आई कैप का मतलब है या एक्स कैप का मतलब है कि आप एक्स डायरेक्शन में चलोगे तब जाकर के यहाँ पर इसमें एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। वाई कैप का मतलब है या वाई डायरेक्शन का मतलब है कि आप इस डायरेक्शन में चलोगे तब जाके वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करने के लिए आपको वाई के डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज करने के लिए आपको एक्स के डायरेक्शन में आई कैप के डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करना पड़ेगा। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो एक तो हो गया आपका आर के डायरेक्शन में जिसको मैं आर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर बोल सकता हूँ, और एक उसके फिर परपेंडिकुलर होगा, इसको आप आर कैप थीटा कैप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आप सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो सिर्फ यहाँ से ऑरिजिन से सिर्फ डिस्टेंस चेंज होगा, ओनली डिस्टेंस विल बी चेंज्ड, और लेकिन आपका थीटा चेंज नहीं होगा। ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका जो एंगल बन रहा है इसके साथ वो चेंज नहीं होगा। उसको चेंज करने के लिए आपको इस डायरेक्शन जाना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन को थीटा कैप बोल देते हैं और इस डायरेक्शन को आर कैप बोल देते हैं। इस डायरेक्शन में एफ का जो कंपोनेंट होगा उसको एफ आर बोल देंगे और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको एफ थीटा कंपोनेंट बोल देंगे। तो अब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो एफ आर कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू डू माइनस डेल यू बाई डेल आर।
ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स आ रहा था वैसे यहाँ पे डेल यू बाई डेल आर आ रहा है। तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू आर, और उसमें थीटा को आप एक तरीके से कांस्टेंट ट्रीट करोगे। तो माइनस पहले से चल रहा है यहाँ पे, तो माइनस के कॉस थीटा 1/r² का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो -2/r³ आएगा। तो फोर्स का ये जो कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा Fr। तो दिस कंपोनेंट इज 2k cos थीटा डिवाइडेड बाय r³। ठीक है। अब जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया तो उस पॉइंट का हम थीटा और आर रख देंगे दो से, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए Fr कैलकुलेट हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे बताया भी गया है। इसको हम बाद में पुट करते हैं, पहले दूसरा कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं एफ थीटा। तो एफ थीटा यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर, ये हो सकता है बहुत से लोगों को पता भी होगा ये। तो डेल यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डेल थीटा नहीं होता, डेल यू बाय डेल थीटा नहीं होता, ये आर डेल थीटा होगा, क्योंकि नीचे कोई एक डिस्टेंस आती है कि आप उतना डिस्टेंस उस डायरेक्शन में चले और उसके बाद में कितना चेंज आपको देखने को मिला। जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पर और आप थोड़ा सा मूव करके यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे थीटा के डायरेक्शन में चले गए थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे, तो आपको कितना मूव करना पड़ा, तो ये डिस्टेंस आर था। और सपोज़ आप यहाँ पे किसी स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा से अगर मूव करते हैं तो कितना मूव करना पड़ रहा है, आर डेल्टा थीटा, ना कि डेल्टा थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गैप आता है, कुछ डिस्टेंस आता है, वो डिस्टेंस आप मूव करते हो, फिर आप देखते हो कि कितना यू में चेंज आया। तो डिस्टेंस में आर डेल्टा थीटा इस तरीके का आएगा यहाँ पर ये। तो अब के बार -1/r ये तो पहले से ही है, और डेल यू बाय डेल थीटा करना पड़ेगा। तो k/r² ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा यहाँ पे, तो k/r² को निकाल लिया और कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट किया तो इट विल गिव -sin थीटा। तो इनके मल्टीप्लाई वगैरह कर लो अब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k sin थीटा डिवाइडेड बाय r³। तो कुछ इस तरीके का आ गया। जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक डाइपोल का, अगर एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं डाइपोल का, जिन लोगों को डाइपोल आता है तो अब उन्होंने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है, मैं डायग्राम भी बनाता हूँ, जैसे डाइपोल है ये, तो ये थीटा पे आप इसके डाइपोल के दो कंपोनेंट कर ले तो पी कॉस थीटा पी साइन थीटा वगैरह। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2kp कॉस थीटा बाई r³ आता है, और ये जो ई थीटा डायरेक्शन में आता है वो kp साइन थीटा बाई r³ आता है। तो उसी तरीके का दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर ये। और इसका जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो भी kp कॉस थीटा बाई r² वगैरह इस तरीके का होता है। तो समथिंग लाइक डेट कुछ इस तरीके का मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। तो जस्ट मैं एक एनालॉजी के लिए बोल रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं है, जस्ट मुझे नज़र आ गया कुछ इस तरीके के फॉर्मूलेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है तो मैंने बता दिया। नाउ अब एफ आर और एफ थीटा हमारे पास में आ गया। एफ आर इस डायरेक्शन में है और एफ थीटा यहाँ पर इस डायरेक्शन में। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये लिखी गई है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मूवमेंट कैसे हो रहा है। पार्टिकल इज ऑब्जर्व मूविंग परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, यानी कि यही डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर का भी है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये हुआ कि जो टेंजेंशियल फोर्स है वो एफ थीटा ही हो गया वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और जो एफ आर है वो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स हो गया। तो एफ आर डिवाइड बाई मास ये नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाएगा, और एफ थीटा डिवाइड बाई मास ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बस सिंपली यहाँ पर मास से डिवाइड कर लेते हैं इनको, और ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा फिर मास से डिवाइड करने के बाद में ये नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाएगा। और उस पर्टिकुलर पॉइंट का थीटा और आर पुट कर लेते हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का आर कितना हो जाएगा, तो आप इसका डिस्टेंस निकाल लो, ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा इसका, r√2 r0√2 हो जाएगा। तो जो मॉड आर, या जिसको मैं सिंपली आर लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो r0√2 हो जाएगा। तो जहाँ पर भी आर दिख रहा है वहाँ पर ये पुट कर लिया जाएगा। और आप देखो इसमें एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट इक्वल है, यानी कि आर कॉस थीटा आर साइन थीटा दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब है कि थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर π/4। तो थीटा इज 45 डिग्री और π/4। तो ये हुआ। तो इनमें मैं वैल्यूज़ को यहाँ पे डायरेक्टली पुट करने जा रहा हूँ। तो 2k और r की जगह पे 2√2 r0³ कॉस थीटा की जगह पे कॉस π/4 हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, इट विल बी 1/√2। फाइनली यहाँ पर जो एफ आर है वो क्या बनेगा इसमें, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 8, सॉरी 2√2 है तो 2√2 का क्यूब, और यहाँ पर इतना बन रही है। तो फाइनली यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लो, दिस विल बी ये √2 और ये √2 इस तरीके से हो जाएगा। ये 2 था और यहाँ पे r0³ हो जाएगा 2√2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब होगा तो इट विल बी 8, √2 का अगर क्यूब होगा तो 2√2 बन जाएगा यहाँ पर। ये √2 और ये √2 यहाँ पर हो जाएंगे कैंसिल, और यू कैन फाइंड दिस एज k डिवाइडेड बाय 16 r0³।
सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक लग रही है इसमें, ये √2 था, इट वाज r0 √2, तो ये इसीलिए मुझे लग रहा था फैक्टर गलत आ रहा है। तो यहाँ पर ये हट जाएगा, ये हटेगा तो इसके वजह से जो 8 आ रहा था वो हट जाएगा और सिर्फ यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे k डिवाइड बाई 2r0³ हो गया ये। इसी तरीके से एफ थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो k और r³ तो r0 √2³। ठीक है, साइन थीटा ये 1/√2 आ जाएगा क्योंकि 45 डिग्री चल रहा है यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा 2√2 और यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4, तो k डिवाइड बाई 4r0³। ठीक है, आई होप सही किया होगा ये। तो एफ आर और एफ थीटा आ गए, तो आप यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो ए टेंजेंशियल सिंपली एफ थीटा डिवाइड बाई मास, तो k डिवाइड बाई 4m r0³। ए नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन मास रेडियस को डिवाइड कर लेते हैं, तो k डिवाइड बाई 2m r0³। तो ये इनके आंसर्स हो जाएंगे यहाँ पे। अगर आप इनको आई कैप जे कैप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं फाइनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशंस को, तो एक बार मैं यहाँ पर इनको आई कैप जे कैप में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इनके कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन AT, नॉर्मल एक्सेलरेशन इज़ इन दिस डायरेक्शन, और क्योंकि एंगल 45 डिग्री हो चुका है तो कंपोनेंट्स करेंगे तो सभी एंगल आपको 45 डिग्री मिलेंगे। तो जो आप टेंजेंशियल के कंपोनेंट करोगे तो y में पॉजिटिव और x में नेगेटिव है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो 1/√2 आएगा, तो 1/√2 वगैरह को मैं बाहर यहाँ पर रख देता हूँ, तो 4√2 m r0³, x में माइनस आई कैप, y में प्लस जे कैप में आ जाएगा यहाँ पर ये। नॉर्मल एक्सेलरेशन जब निकालेंगे यहाँ पे, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए दिस इज़ नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसका y में कंपोनेंट पॉजिटिव और x में भी कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो k डिवाइड बाई 2, एक √2 का एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा, आई कैप प्लस जे कैप। तो ये इन कंपोनेंट फॉर्म यहाँ पे नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के फाइनल आंसर हो जाएंगे।